नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार ने घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई के लिए एक फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। एसआईआर सर्वे में पकड़े जाने वाले घुसपैठियों की अब न केवल पहचान होगी, बल्कि उन्हें देश से बाहर भेजा जाएगा और उनका पूरा डेटाबेस तैयार किया जाएगा, ताकि वे दोबारा फर्जी पहचान पत्र बनाकर यूपी या देश के किसी भी हिस्से में प्रवेश ना कर सके। एंटी इन्फिल्ट्रेशन नीति के तहत हर घुसपैठिए की फेशियल रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट प्रोफाइलिंग की जाएगी और उनके नाम एक नेशनल नेगेटिव लिस्ट में डाले जाएंगे, जो पूरे देश में शेयर होगी। सरकार ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले पूरे नेटवर्क पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। सभी फर्जी दस्तावेजों की अब हाई टेक स्कैनिंग होगी, ताकि एक भी घुसपैठिया बच ना सके। तो यूपी सरकार का घुसपैठियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन प्लान सामने आया है। तो देखिए, यूपी में घुसपैठियों की नो एंट्री, जहां यूपी सरकार का घुसपैठियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन प्लान सामने आया है, जहां पकड़े गए घुसपैठियों की फेशियल प्रोफाइलिंग की जाएगी और इसी के साथ साथ अब फिंगरप्रिंट और पहचान डेटा बनेगा स्थायी रिकॉर्ड। तो देखिए, एक रिकॉर्ड क्रिएट किया जाएगा जहां घुसपैठियों की नेगेटिव लिस्ट तैयार होगी। तो ये विशेष फैसला, विशेष निर्देश, दोबारा एंट्री रोकने को राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार होगा और इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। फर्जी पहचान पत्र बनाने वाले नेटवर्क पर कार्रवाई की जाएगी और इसी के साथ हाईटेक स्कैनिंग से फर्जी दस्तावेज तुरंत पकड़े जाएंगे। तो यूपी में घुसपैठियों की नो एंट्री है और इसी के साथ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ पर नकेल कसी जाएगी। कौन कहां से आया है, कितने समय से रह रहा है, इसकी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां सख्त रुख अपना रही हैं। दरअसल एटीएस ने लखनऊ नगर निगम को पत्र लिखा है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि लखनऊ में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और साफ सफाई करने वाली कंपनियों के जो कर्मचारी हैं वो मैक्सिमम या तो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं। दरअसल लखनऊ में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनमें मुख्य कंपनी लॉ एंड एनवायरो और एलएसए में इस तरीके के कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है। विशेष रूप से लॉ एंड एनवायरो में ऐसे कर्मचारियों की संख्या ज्यादा है। तकरीबन 8000 के आसपास ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो नगर निगम में सफाई कर्मी बनकर के काम कर रहे हैं। सस्ती लेबर के चक्कर में कंपनियों ने और इनके सुपरवाइजरों ने इनको रखा, लेकिन इनका सत्यापन नहीं कराया। लखनऊ की मेयर भी इस बात को पहले ही उठा चुकी हैं कि जो कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं उनके कर्मचारी मूल रूप से इस देश के निवासी नहीं लगते हैं। वो अपने आप को पश्चिम बंगाल का बताते हैं, लेकिन भाषा शैली से वो या तो बांग्लादेशी नजर आते हैं या रोहिंग्या नजर आते हैं। अब एटीएस ने सीधे तौर पर नगर निगम को पत्र लिखा है और इनके सत्यापन की मांग करी है। अब देखने वाली बात होगी कि इन कंपनियों पर भी कोई एक्शन होता है या नहीं। बिना किसी जांच पड़ताल के अगर इन्होंने घुसपैठियों को नौकरी पर रखा है तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज। बढ़ेंगे आगे। गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहे, जहां फर्टिलाइजर कैंपस वो पहुंचे। इस मौके पर सीएम योगी ने नव निर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी किया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने स्वर्गीय बिपिन रावत की स्मृति में बने हुए ऑडिटोरियम का भी लोकार्पण किया है। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का ये विशेष गोरखपुर का दौरा रहा। नवनिर्मित ऑडिटोरियम का इस मौके पर उन्होंने उद्घाटन किया। तो गोरखपुर का 2 दिवसीय दौरा उनका है। तो नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन हुआ, साथ के साथ 18 करोड़ की लागत वाले आईटीआई भवन का लोकार्पण भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है मौके पर। और इसी के साथ बिपिन रावत की स्मृति में बना ऑडिटोरियम, जिसका लोकार्पण किया गया है। आपको याद होगा
गुरु तेग बहादुर जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन में भी एक बात सामने आती है। कहते हैं जब कश्मीर में औरंगजेब के सिपह सालार वहां के जो मूल निवासी कश्मीरी हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे, तो कश्मीरी पंडितों की एक टुकड़ी सहायता मांगने के लिए कई जगह गई, कोई सहायता नहीं मिली, तो अंत में वे गुरु तेग बहादुर जी के पास गए। वे अपने परिवार के साथ बैठे हुए थे और जब उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के सामने ये कहा कि कश्मीरी पंडितों का अस्तित्व खतरे में है, आप कुछ करिए, तो गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि हां, इन आक्रांताओं का जवाब देने के लिए कोई बड़ा बलिदान चाहिए। और अब बात इंडिगो एयरलाइंस की करेंगे, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में जारी संकट के बीच सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है, जहां सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग में इंडिगो की 10% फ्लाइट्स घटाने का निर्देश दिया गया है, जहां हाई डिमांड रूट्स पर करीब 230 फ्लाइट्स रोजाना कम होंगी। आपको बता दें कि एयरलाइन को बुधवार शाम 5 बजे तक बदला हुआ शेड्यूल डीजीसीए को सौंपना होगा। केंद्र ने स्थिति की निगरानी के लिए देश के 10 बड़े एयरपोर्ट्स पर सीनियर अफसर तैनात किए हैं, जो यात्रियों की परेशानियों की रिपोर्ट देंगे। इस बीच संकट जारी है और मंगलवार को 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इस मामले में इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा है कि इंडिगो फिर से पटरी पर आ गया है और हमारा ऑपरेशन स्टेबल है। लाखों कस्टमर्स को उनका पूरा रिफंड मिल गया है। हम रोजाना ऐसा कर रहे हैं। हम अपने नेटवर्क में सभी 138 जगहों पर वापस आ गए हैं और सरकार के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। तो देखिए, इंडिगो फ्लाइट पर संकट बरकरार है, जहां इंडिगो की कार्रवाई पर सरकार सख्त हो गई है और इस सख्ती के साथ एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, जहां इंडिगो के 10% संचालन पर रोक लगा दी गई है। एक मीटिंग होती है, हाई लेवल मीटिंग, जहां इंडिगो की उड़ान में 10% की कटौती का फैसला लिया जाता है। इस मीटिंग के बाद बताया जा रहा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसके आदेश दिए हैं कि 10% संचालन में कटौती की जाए। तो उड्डयन मंत्री ने इंडिगो के सीईओ संग बैठक की है और इस बैठक में चर्चा मंथन के बाद मंत्रालय की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, ये बड़ा फैसला लिया गया है और संचालन में 10% की कटौती का ऐलान किया गया है। कल शाम 5 बजे तक संशोधित शेड्यूल जमा करने का समय दिया गया है इंडिगो एयरलाइंस को और इसी के साथ ये कहा गया है कि 10% संचालन में कटौती की जाएगी। तो पिछले कई दिनों से इंडिगो की उड़ानें रद्द हो रही हैं, जिसके चलते संकट बना हुआ है और यात्रियों को परेशानी हो रही है। तो यात्रियों की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसी के चलते इंडिगो फ्लाइट्स पर संकट है। कई हफ्तों से जारी गड़बड़ियों के बीच नोटिस दिया गया है। बांग्लादेश के रंगपुर जिले में हिंदू दंपत्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई है, ना किसी तरह की गिरफ्तारी हुई है। बता दें कि 971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 75 वर्षीय योगेश चंद्र राय और उनकी पत्नी सुवर्णा राय की घर में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव उनके घर से बरामद हुए। आपको बता दें कि पड़ोसियों और घरेलू सहायिका ने कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वे सीढ़ी लगाकर घर के अंदर पहुंचे। अंदर सुवर्णा राय का शव रसोई में और योगेश राय का शव डाइनिंग रूम में पड़ा मिला। दोनों के गले कटे हुए मिले। वहीं पुलिस का इस पर कहना है कि हमला देर रात करीब 1 बजे हुआ था। दंपत्ति गांव के घर में अकेले रहते थे। उनके 2 बेटे शोवेन चंद्र राय और राजेश खन्ना चंद्र राय बांग्लादेश पुलिस में नौकरी करते हैं। इससे पहले भी बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की जान चली गई। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न के 13 केस सामने आए।
करीब 133 मंदिरों पर हमले हुए। ये घटनाएं 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच हुई हैं। तो देखिए, बांग्लादेश में खतरे में हिंदू। बांग्लादेश के रंगपुर में हिंदू दंपत्ति की हत्या की गई है और बेहद ही निर्ममता के साथ इस हत्या को अंजाम दिया गया है, जहां गला रेतकर हत्या की गई है। योगेश चंद्र राय और पत्नी का गला रेतकर हत्या का ये पूरा मामला सामने आया है और इसी के साथ बताया जा रहा है कि मामले में अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। इतना बड़ा मामला हो जाता है, बावजूद इसके एफआईआर तक दर्ज नहीं होती है। फॉरेंसिक जांच शुरू। हत्या की वजह अभी भी अज्ञात है कि आखिर हत्या क्यों की गई। तो स्थानीय समुदाय में गुस्सा, प्रदर्शन की चेतावनी दी जा रही है। तो बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं। अप्रैल में हिंदू नेता भावेश चंद्र राय की हत्या हुई थी और इसके बाद एक और ये मामला सामने आता है, जहां हिंदू पति पत्नी की हत्या की जाती है। सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की जान गई और इसी के साथ अब हिंदू जो हैं वो बांग्लादेश में असहज महसूस कर रहे हैं। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न के 13 केस अब तक सामने आ चुके हैं। प्रताड़ित हो रहे हैं वहां पर हिंदू, परेशान हो रहे हैं, खतरे में हैं। तो बांग्लादेश में करीब 133 मंदिरों पर हमले किए गए हैं और इसी के साथ साथ वहां के लोगों को, खास तौर से हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है। अगस्त 2024 तख्ता पलट के बाद निशाने पर अल्पसंख्यक समाज है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव नवा रायपुर के नए विधानसभा भवन पहुंचे, जहां उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप के साथ मिलकर शीतकालीन सत्र की तैयारियों का निरीक्षण किया। दोनों नेताओं ने भवन की व्यवस्थाओं, सुरक्षा, तकनीकी सुविधाओं और सत्र के संचालन से जुड़ी तैयारियों की बारीकी से समीक्षा की। अधिकारियों को समय पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अंबिकापुर में लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जहां सीने में दर्द की शिकायत पर उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है। डॉक्टर अजय तिर्की ने बताया कि विधायक खतरे से बाहर है। विधायक जी को थोड़ी छाती में और पेट में तकलीफ हुई थी, जिनके लिए वो मेरे पास आए थे। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो वो दिखाने आए थे। उनकी ईसीजी में कुछ दिक्कतें थी। हम लोगों ने खून जांच कर और इको वगैरह करके देखा है, तो हालत अभी स्थिर है। उनको कोई बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या तो नहीं लग रही है। फिर भी आगे की जांच के लिए हम लोगों ने, जहाँ पर उनको सारी व्यवस्था उपलब्ध हो, पेट वगैरह और भी सारे डॉक्टर्स उपलब्ध हो, तो इसलिए हम लोगों ने उनको आगे की व्यवस्था रायपुर में भेजा है। हाँ, थोड़ा ठंडी का मौसम भी है और रात के समय में थोड़ी पेट में तकलीफ हुई। सुबह के समय में थोड़ा ज़्यादा ही पेट में दर्द था, तो उसमें देख में और ईसीजी जो की उसमें थोड़ा सा हार्ट में एक थोड़ा सा स्पॉट बताया था डॉक्टर ने। फिर डॉक्टरों की टीम आ गई थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इसका कंप्लीट टेस्ट सब कर दें, इको वगैरह भी करा दिए, बाकी चीज़ भी कर दिए। तो ऐसा कोई बहुत विषय नहीं है, गंभीर कोई विषय नहीं है। सामान्य रूप से जो पेट में दर्द गैस्ट्रिक के चलते हुआ था, तो और बाकी सब स्वस्थ हैं, सब ठीक है। रायपुर जेल में आदिवासी नेता जीवन ठाकुर की मौत के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल जारी है। आपको बता दें कि इसको लेकर ही आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चारामा पहुंचे। बघेल ने मायना में जीवन ठाकुर की फोटो पर पुष्प अर्पित कर परिवार से चर्चा भी की। तो वहीं आदिवासी प्रतिनिधिमंडल ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष हैं और अनेक बार यहाँ राजा राव पठार के कार्यक्रम को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। एक आदिवासी नेता और आदिवासी के हित में हमेशा वो लड़ाई लड़ते रहे। पिछले दिनों यहाँ कुछ लोग जो वर्षों से शासकीय भूमि पे, स्कूल की जमीन पे, जो पानी के नीचे जो जमीन है उसका पट्टा बना के और बेजा कब्जा कर
कर लिए थे और उसमें वो धान बेचते थे। इसकी शिकायत गांव वालों ने कलेक्टर से किया और विष्णु देसाई मुख्यमंत्री जी से किया। उसकी जांच तो हुई नहीं, लेकिन उसकी आवाज दबाने के लिए इसके पास जो ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव है उसके अनुसार एसडीएम ने उसको वनाधिकार का पट्टा। या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पहाड़ ही नहीं हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन की संभावनाएं हमेशा से रही है। अब यहाँ कनेक्टिविटी सुधर रही है। उत्तराखंड विंटर टूरिज्म को नया आयाम दे रहा है। गर्मियों में 4 धाम यात्रा और मनोहारी पर्यटन स्थलों के लिए सुविख्यात उत्तराखंड राज्य अब शीतकाल में भी तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सर्दियों में धामों के कपाट बंद हो जाते हैं, लेकिन इस दौरान भी 4 धामों की पूजा अर्चना उनकी शीतकालीन प्रवासों में अनवरत की जाती है, जहां बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। ऊखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा केदारनाथ, ज्योतिर्मठ के नरसिंह मंदिर में बद्री विशाल जी, खरसाली के खुशी मठ मंदिर में मां यमुना और मुकबा मंदिर में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। इसके साथ ही कार्तिक स्वामी, नैना देवी मंदिर, कैंची धाम, महासु देवता, जागेश्वर धाम, कसाल देवी, पंच केदार, ओम पर्वत, पूर्णागिरि मंदिर और कई अनेक आस्था स्थल शीतकाल सहित पूरे वर्ष दिव्यता का अनुभव कराते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शीतकालीन यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की है। प्रदेश शीतकालीन धार्मिक व आध्यात्मिक पर्यटन के साथ साथ प्रकृति प्रेमियों, साहसिक यात्रियों और पर्यटकों के लिए भी एक नया आकर्षण बनकर उभर रहा है, जहां बर्फ से ढके पहाड़, खूबसूरत होम स्टेज और हिमालय की सुनहरी धूप हर किसी को अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करती है। तो आइए इन सर्दियों में देवभूमि की शीतकालीन यात्रा का हिस्सा बने। उत्तराखंड की पवित्र धरा आपका स्वागत करती है। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मच जाएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, एक ही जगह। ये पहाड़ ही नहीं हमारी पहचान भी है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे, रुक करेंगे यूपी से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां कोडेन कफ सिरप सप्लाई रैकेट पर एक्शन। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। तो देखिए ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां एसआईटी का गठन किया गया है। कोडेन कफ सिरप सप्लाई रैकेट पर एक्शन लिया गया है और एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच करती हुई नजर आएगी। बड़ा ये पूरा मामला है क्योंकि इस वजह से कई लोगों की जान खतरे में आई और ऐसे में अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी की ओर से की जाएगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर चुनाव सुधारों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि वे एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए दिया गया समय बेहद कम है, जिससे बीएलओ और संबंधित कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है। मायावती ने जोर देकर कहा कि बीएलओ को कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए, ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य सही ढंग से पूरा किया जा सके। यूपी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की अध्यक्षता में लखनऊ के एक निजी होटल में जलमार्ग प्राधिकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में अंतर्देशीय जल परिवहन को उद्योग, व्यापार, पर्यटन और लॉजिस्टिक के नए विकल्प के रूप में विकसित करने पर विस्तृत चर्चा हुई। इससे जलमार्ग विशेषज्ञों, औद्योगिक प्रतिनिधियों और संबंधित संस्थानों के अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। लोगों को सुगम यात्रा मिले, आरामदायक यात्रा मिले, समय से मिले, इसकी जिम्मेदारी हम सब की है। आज जो है 22 लाख 23 लाख लोगों को प्रतिदिन हम लोग यात्रा कराते हैं और अभी हमारे जो बस अड्डे बन रहे हैं हवाई अड्डा की तरह बन रहे हैं, 23 बस अड्डे हमारे हवाई अड्डा की तरह बन रहे हैं, 54 अभी हमारे पाइपलाइन में हैं। हम लोग बसों के बेड़ा बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक बसें भी कल शहरों में चलती थी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में चला रहे हैं। 43 जनपदों को हम लोग ने जोड़ा है इलेक्ट्रिक बसों से। डबल डेकर बसें भी हम लोग चला रहे हैं, जो हमारी स्विच कंपनी की जो है डबल डेकर बसें हैं, जिसमें 66 लोग एक साथ बैठ करके यात्रा करते हैं। जो भी हमारे बस अड्डे बन रहे हैं वहाँ पर लाउंज भी रह रहा है, होटल भी रह रहा है, मॉल भी रह रहा है, रेस्टोरेंट भी रह रहा है। लोगों को वो सभी सुविधा वहीं से प्राप्त हो। नई पहल है, नई शुरुआत है और नया कदम है। आज यूपी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी की ये कॉन्फ्रेंस हम लोग की तरह आयोजित की गई। इसका मेन पर्पस ये था कि जो हमारे विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम लोग विचार विमर्श करके एक रफ्तार दे सके इसको। आज हम लोग अपनी बोर्ड मीटिंग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ हम लोग के जो सीनियर्स हैं यहाँ पे, जैसे टीपी रामचंद्रन सर हो गए और सुनील पालीवाल साहब हो गए, इनके साथ हम लोग ने जो MOU बॉम्बे में साइन किया तो लगभग 14 लोगों के आसपास था, उसके संबंध में भी आज चर्चा की जाएगी। मथुरा की रिफाइनरी थाना पुलिस और एसओजी टीम को बड़ी सफलता मिली है, जहां नेशनल हाईवे 19 पर हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने चांदी व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से लूटी गई चांदी तमंचा बरामद किया है। 8/12/2025 को थाना रिफाइनरी क्षेत्र में एक लूट की घटना तारीफ की गई थी, जिसमें चांदी लूट की घटना हो गई थी। इसी घटना को वर्कआउट करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एसओजी व थाना पुलिस को लगाया गया था, जिनको आज बड़ी सफलता हाथ लगी और इसी घटना वर्कआउट को करते हुए आज 2 अभियुक्त, जिनको घायल अवस्था में जिनको गोली लगी है तथा घायल अवस्था में जिला अस्पताल भेजा गया है। वाराणसी के रामनगर थाना इलाके के सुजाबाद में मौजूद एक गोदाम में एसआईटी ने छापेमारी कर 30,000 कफ सिरप की शीशियां बरामद की है। जब्त कफ सिरप की कीमत करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। एटीएस ने लखनऊ नगर निगम को पत्र भेजकर बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि शहर में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और सफाई का काम कर रही कई कंपनियों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक काम कर रहे हैं। एटीएस ने इन कर्मचारियों का तत्काल सत्यापन कराने को कहा है। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों को लेकर मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां
सख्त रुख अपना रही हैं। दरअसल एटीएस ने लखनऊ नगर निगम को पत्र लिखा है जिसमें इस बात का जिक्र है कि लखनऊ में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और साफ सफाई करने वाली कंपनियों के जो कर्मचारी हैं वो मैक्सिमम या तो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या हैं। दरअसल लखनऊ में जो कंपनियां काम कर रही हैं उनमें मुख्य कंपनी लॉ एंड एनवायरो और एलएसए में इस तरीके के कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा बताई जा रही है। विशेष रूप से लॉ एंड एनवायरो में ऐसे कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है। तकरीबन 8000 के आसपास ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो नगर निगम में सफाई कर्मी बनकर के काम कर रहे हैं। सस्ती लेबर के चक्कर में कंपनियों ने और इनके सुपरवाइजरों ने इनको रखा लेकिन इनका सत्यापन नहीं कराया। लखनऊ की मेयर भी इस बात को पहले ही उठा चुकी हैं कि जो कार्यदायी संस्थाएं काम कर रही हैं उनके कर्मचारी मूल रूप से इस देश के निवासी नहीं लगते हैं। वो अपने आप को पश्चिम बंगाल का बताते हैं लेकिन भाषा शैली से वो या तो बांग्लादेशी नजर आते हैं या रोहिंग्या नजर आते हैं। अब एटीएस ने सीधे तौर पर नगर निगम को पत्र लिखा है और इनके सत्यापन की मांग करी है। अब देखने वाली बात होगी कि इन कंपनियों पर भी कोई एक्शन होता है या नहीं। बिना किसी जांच पड़ताल के अगर इन्होंने घुसपैठियों को नौकरी पर रखा है तो ऐसी कंपनियों के खिलाफ सरकार क्या एक्शन लेती है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ पुनीत मोहन, एचएनएन न्यूज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए एचएनएन न्यूज के साथ।